स्वागत है आप सभी का संकल्प परीक्षा पर। आज हम करने वाले हैं सीडीपी के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को, जो कि सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और उसमें अच्छे अंक मेरी तरह प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक आप कवर कर सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन के बारे में कहा गया है कि सबसे पहले हम इसको हिंदी में अगर जाने तो यह अभिप्रेरणा है। मोटिवेशन का मतलब होता है अभिप्रेरणा। मोटिवेशन इज अ सुपर हाईवे ऑफ लर्निंग, ऐसा किसने कहा है? बीएफ स्किनर ने कहा है। मोटिवेशन लैटिन भाषा के मोटम शब्द से उत्पत्ति हुई है। तो मोटिवेशन लैटिन भाषा के मोटम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। मोटम का मतलब होता है टू मूव, मतलब कि गतिशील। और इसके मोटिव्स क्या हैं? तो दो हैं, बायोलॉजिकल है और सोशियोगेनिक है। बायोलॉजिकल मतलब जैविक या जन्मजात, सोशियोगेनिक मतलब जो कि अर्जित है या जो कि हमको समाज से मिलता है। जैविक क्या है कि सोना, स्लीप, खाना पीना, जो भी हमारी जैविक जरूरतें हैं वो बायोलॉजिकल में आते हैं। और रिवार्ड, गिफ्ट या फिर इंसेंटिव्स, ये सब आती है आपके सोशियोगेनिक में। ये अर्जित होता है, जिसको हम बाहर के समाज से अर्जित करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। मोटिवेशन कितने टाइप के होते हैं? तो 2 टाइप्स ऑफ मोटिवेशंस होते हैं। एक्सटर्नल मोटिवेशन यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा जो कि पॉजिटिव होता है, और एक्सटर्नल मोटिवेशन बाय अभिप्रेरणा जो कि निगेटिव होता है। निगेटिव ये इसलिए होता है क्योंकि एक्सटर्नल मोटिवेशन आपको बहुत टाइम तक मोटिवेट करके नहीं रख पाएगा, लेकिन इंटरनल मोटिवेशन जो होता है वो आपको पूरी जिंदगी मोटिवेट करके रख सकता है। आप उसके लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे। एक्सटर्नल मोटिवेशन तो तब तक है कि जब तक आपको वो प्राप्त नहीं हो रहा है जो आप चाह रहे हैं उस समय के लिए। आप किसी चीज के लिए अगर आप मोटिवेट हो रहे हैं कि मैं इतने नंबर चाहिए मुझे, मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, तो ये आपका बाह्य प्रेरणा होगा, एक्सटर्नल मोटिवेशन होगा। ये बहुत लंबे समय तक आपको नहीं मिल पाएगा। तो इंटरनल मोटिवेशन इसलिए पॉजिटिव होता है और एक्सटर्नल जो होता है ये निगेटिव होता है। इंटरनल मोटिवेशन में लर्निंग यानी कि आपकी जो पढ़ाई है, एटीट्यूड या अचीवमेंट जो आप खुद से प्राप्त करना चाहते हैं अपनी इच्छा से, जो कि आपकी आंतरिक है, किसी वजह से नहीं कि आपको आप यह इसलिए प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि आपको रिवार्ड मिलेगा या कोई अवार्ड मिलेगा, तो ये इसलिए आंतरिक वो नहीं होगा। तो ये अचीवमेंट जो आप खुद से प्राप्त करना चाहते हैं अपने लिए, वो आपका आएगा आंतरिक अभिप्रेरणा में। बाह्य अभिप्रेरणा जो है इसमें आता है इंसेंटिव, जो कि आप किसी चीज के बढ़ने के, जैसे आप अच्छा काम कर रहे हैं ताकि आपको और सैलरी बढ़ा के दे दी जाए, तो ये इंसेंटिव हो गया। किसी आप डर से काम कर रहे हैं, मैं इसलिए अपना होमवर्क पूरा कर लूँ, नहीं तो मुझे टीचर मारेंगी, इसलिए आप अगर उसको होमवर्क को पूरा कर रहे हैं, तो ये बाह्य प्रेरणा है, आंतरिक नहीं है। या किसी पावर के लिए आप कोई काम कर रहे हैं तो वह भी आपकी बाह्य प्रेरणा होगी, जो कि नेगेटिव होती है। हमेशा आपको याद रखना है कि इंटरनल मोटिवेशन पॉजिटिव है और एक्सटर्नल मोटिवेशन निगेटिव है। फिर हम देखते हैं कि साइकिल ऑफ मोटिवेशन क्या है। तो जो साइकिल ऑफ मोटिवेशन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, नीड, जो कि आपकी जरूरत है। फिर उसके लिए आप किस प्रकार से कार्य करते हैं, ये आपका ड्राइव है। किस तरीके से आपकी इच्छा उसके लिए बढ़ती जाएगी, अराउजल। फिर आप उसको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी चीजें करेंगे, जो भी नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं, वो आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है। फिर आप जब उसको अचीव कर लेंगे, जो जिस चीज की आपकी यहाँ से नीड शुरू हुई थी, तो अगर यहाँ पे अगर आपको वो अचीवमेंट मिल गई है, तो धीरे धीरे जो है आपका अराउजल वो उसका रिडक्शन होता रहेगा। फिर आप उसके लिए उतना बहुत तेजी से काम नहीं करेंगे, वो आपकी जो इच्छा है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, और वहां से फिर दोबारा नीड आपकी दूसरी कोई स्टार्ट हो जाएगी, और यही साइकिल चलता रहेगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ना कि एरो लगा हुआ है, तो नीड से आप जाएंगे ड्राइव की तरफ, ड्राइव से आप जाएंगे अराउजल की तरफ, अराउजल से आप जाएंगे गोल डायरेक्टेड बिहेवियर पे। फिर उसके लिए जो आपने अचीवमेंट प्राप्त कर ली है, वहां से आप फिर रिडक्शन ऑफ अराउजल की तरफ जाएंगे, और यही साइकिल पूरे टाइम चलता रहेगा। तो ये है साइकिल ऑफ मोटिवेशन। आगे बढ़ते हैं। साइकिल ऑफ मोटिवेशन ये हमेशा पूछ सकता है कि किसके बाद क्या आता है, कि मतलब नीड के बाद क्या आएगा, ड्राइव आएगा, ड्राइव के बाद क्या आएगा। तो इसलिए अगर आप इसको छोटे फॉर्म में याद करना चाहें तो NDA GAR, इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में याद कर लें कि पहले नीड आएगी, फिर ड्राइव, फिर अराउजल, फिर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, फिर अचीवमेंट और फिर रिडक्शन ऑफ अराउजल। क्योंकि आपको इसको इसी क्रम में याद रखना है, क्योंकि सीटेट आपसे बीच में से क्वेश्चन पूछ लेगा
कि अगर आपको अराउजल है तो उसके बाद कौन सा किस ओर आप बढ़ेंगे, तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की तरफ आप बढ़ेंगे। फिर आप देखते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है मोटिवेशन के। तो उससे आपका क्या है, मोटिवेशन से व्यवहार नियंत्रण हो सकता है, किसी चीज में इंटरेस्ट क्रिएट किया जा सकता है, सेंटरिंग द अटेंशन होगा, रेडीनेस टू लर्न मतलब पढ़ने के लिए तैयार किए जा सकते हैं मोटिवेशन से, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जा सकती है और उसी से आप किसी भी विद्यार्थी का गोल अचीवमेंट तक पहुंचा सकते हैं। और जो भी इससे आगे आपको जो वेज हैं, जो भी तरीके हैं मोटिवेट करने के चाइल्ड को, यहाँ पे मैंने नोट कर दिया कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि किस तरीके से चाइल्ड को मोटिवेट करना है, तो यहाँ पे बाय प्रेजिंग है चाइल्ड बच्चा जिस तरीके से बिहेव कर रहा है उसको आप कभी कभी प्रेज कर दें, तारीफ कर दें। फोकसिंग ऑन द नीड कि उसकी किन किन जरूरत कौन सी जरूरतें हैं, उनकी जो भी वो गोल उनका है उसके लिए किस तरीके का उन्हें एटमॉस्फेयर चाहिए आसपास के, किस तरीके से आप उसको पढ़ाएंगे, ये सब फोकसिंग ऑन द नीड में आता है कि उसकी जरूरतों पर आप ध्यान देंगे। लेवल ऑफ एस्पिरेशन, यूजिंग ऑडियो विजुअल एड ताकि उसको अच्छे से समझाया जा सके कि आप जैसे उसके लिए टीवी लगा सकते हैं, प्रोजेक्टर लगा सकते हैं किसी भी चीज को समझाने के लिए ताकि वो चीज इंटरेस्टिंग हो जाए। फिर क्रिएटिव अ कंडक्टिव एनवायरनमेंट कि आप एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जो कि कंडक्टिव हो, बच्चा खुद से करके वहां पे सीख रहा हो। तो ये उसके लिए जरूरी होगा क्योंकि अगर बच्चे खुद से करके सीख रहे हैं तो वो उस चीज को सबसे बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। तो कभी भी क्वेश्चन में सीटेट में कोई भी क्वेश्चन सीडीपी में ऐसा आता है कि आपको ऑप्शन मिल रहा है कि बच्चा खुद से करके सीख रहा है, तो आप हमेशा वो ऑप्शन टिक करेंगे किसी भी क्वेश्चन में, क्योंकि सीटेट इस चीज पे सबसे ज्यादा ध्यान देता है कि बच्चा जो है वो ऐसे कंडक्टिव एनवायरनमेंट में तैयार होना चाहिए कि जिससे वो हर चीज करके सीख रहा हो, रट के नहीं सीख रहा हो, क्योंकि रटना जो है वो सीटेट में सबसे गलत माना गया है और किसी भी चाइल्ड के लिए ये सबसे गलत चीज है कि रट के वो कोई चीज याद कर रहा है, जितना कि वो उसको समझ के या खुद से करके सीख रहा हो। आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारा जो इसमें सबसे नेक्स्ट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है अब्राहम मास्लोज नीड हायरार्की, यानी कि मैस्लो का आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको यहाँ से जानना चाहिए क्योंकि यहाँ से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। अगर हम अब्राहम मास्लो के बारे में कुछ समझने की कोशिश करें तो ये क्या थे, ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, ये अमेरिकन थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे कौन, अब्राहम मास्लो। और इनकी जो थ्योरी थी वो किस नाम से है, नीड थ्योरी, नीड थ्योरी या फिर ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, ये थी अब्राहम मास्लो की थ्योरी। और इनका जो एक बुक है जो कि क्वेश्चंस में आता रहता है वो है मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी। और ये बुक इनकी कब आई थी, तो ये बुक इनकी आई थी 1954 में। तो ये अब्राहम मास्लो के बारे में इंपॉर्टेंट बातें जो एग्जाम में किसी भी तरफ से अगर आपसे पूछे तो आप यहाँ पे कर सके। तो ये जो इनकी हायरार्की थी वो यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ शुरू होती है और ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। आप देख सकते हैं कि पहले तो बेसिक नीड्स होती है किसी भी इंसान की, फिर साइकोलॉजिकल नीड्स होती है, उसके बाद होती है सेल्फ फुलफिल नीड्स, मतलब कि वो अपने लिए क्या चाहता है। तो जो साइकोलॉजिकल नीड्स यहाँ पे जो बेसिक नीड्स है, बेसिक नीड्स में वो आता है साइकोलॉजिकल नीड्स यानी कि फूड, वाटर, वार्मथ या फिर रेस्ट। तो जो सबसे बेसिक नीड है उसमें सबसे पहले आपके लिए पास होना चाहिए खाना, पानी और रेस्ट या फिर शेल्टर। शेल्टर कहाँ तो होता ना कि सबसे पहले आपके पास खाने पीने को होना चाहिए, रहने को होना चाहिए, तो आपकी बेसिक नीड है, ये आपकी पूरी होगी तब आप जाके इससे आगे बढ़ पाएंगे अपने सेफ्टी नीड की तरफ। सेफ्टी नीड में क्या आता है कि सिक्योरिटी हो सकता है, सेफ्टी हो सकता है कि आपने पहले यहाँ पे खाना पानी इन सब का इंतजाम कर लिया रहने के लिए, अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे अपने घर पे मैं अगर अकेले हूँ तो मुझे कोई परेशानी या डर है, तो उसके लिए आप यहाँ पे सिक्योरिटी देखेंगे, सेफ्टी पर्पज आप तब देख पाएंगे। यानी कि आर्थिक सुरक्षा के बारे में भी आप यहीं पे सोचेंगे कि आप अपने जो भी पैसे हैं उसके किस तरह से रख रहे हैं आगे के लिए, अपने भविष्य के लिए, ये सेफ्टी नीड में आएगा। फिर जो आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स है
वो यहाँ से शुरू होती है कि बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स। जब आपके पास रहने को हो जाएगा, आपके पास पैसे हो जाएंगे, तब आप जाके रिलेशनशिप या फ्रेंड्स इन सब चीजों पे ध्यान दे पाएंगे। तो ये आपका 3rd नंबर पे आता है, बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स। फिर आपका आता है स्टीम नीड्स, जिसमें की है प्रेस्टिज, फीलिंग या ऑफ अकम्प्लिशमेंट। यहाँ पे क्या होता है कि आपको रिस्पेक्ट के बारे में आप यहाँ पे सोच पाएंगे, क्योंकि यहाँ से आपकी बेसिक नीड पूरी हो चुकी है। तो साइकोलॉजिकल नीड्स में जो कि आपके रिलेशनशिप के बाद शुरू होता है वो है रिस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम या फिर स्टेटस भी आपका इसी में आएगा। फिर आपका जो आता है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल इंक्लूडिंग क्रिएटिव एक्टिविटीज, यानी कि डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी। आप यहाँ पे एक अपने लिए कुछ अलग करना चाहते हैं, कि आप एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, कि ये सब तो आपकी नीड पूरी हो चुकी है, बेसिक सब कुछ आपने कर लिया है, आपके साइकोलॉजिकल नीड्स भी पूरी हो गई हैं। अब आप अपनी तरफ से कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जहां पे आपको होगा सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स, ये आएगा इसमें। तो ये जो भी है 5 इसके क्रम है। जो पहला होगा साइकोलॉजिकल नीड्स, फिर होगा सेफ्टी नीड्स, फिर होगा बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, फिर होगा स्टीम नीड्स, उसके बाद होगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये जो आपको पांचों इसी क्रम में याद कर रहे हैं पहले बेस। और अगर आपसे पूछता है कि कौन से 3 पार्ट में डिवाइड है, तो पहला हो जाएगा बेसिक नीड, फिर साइकोलॉजिकल नीड और फिर होगा आपका सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स। तो ये 3 आपके ये पार्ट हो जाएंगे और पांचों ये आपको इसी क्रम में याद करना है। और ये नीचे से ऊपर की तरफ आपका बढ़ता जाएगा, कि पहले आपको जो साइकोलॉजिकल में बेसिक नीड्स है वो यहाँ पूरी होनी चाहिए, फिर आपकी सेफ्टी नीड्स पूरी होनी चाहिए, फिर उसके आगे आप इस प्रकार से बढ़ेंगे। तो नीचे से ऊपर की तरफ आपको इसमें बढ़ना है। तो ये हो गया अब्राहम मास्लो का पदानुक्रम सिद्धांत, आवश्यकता का अनुक्रम सिद्धांत। यहाँ से आपका ये कंप्लीट होता है। आगे हम बढ़ते हैं पियाजे की तरफ, कि पियाजे क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट के लिए, और फिर उसके बाद हम वाइगोस्की पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पियाजे का जान लेते हैं कि पियाजे की कौन सी थ्योरी। तो पियाजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात किया है किसने? पियाजे ने, यानी कि संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात किया है किसने? जीन पियाजे ने। और सबसे इंपॉर्टेंट है, और यह क्या थे? यह एक स्विस वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक थे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में देखिए आपका क्या क्या था। तो अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें रिमेंबर यानी कि याद रखना, कोई भी चीज अगर हम याद कर रहे हैं तो वो भी हमारे संज्ञान से ही होगा। थिंकिंग, सोचना, कोई भी चीज के बारे में अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है, कोई भी रीजनिंग लगाना, तर्क वितर्क जो भी होता है वो हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट के नॉलेज से ही कर पाते हैं। लैंग्वेज भी जो है वो इसमें ही आएगा। ये सब इंपॉर्टेंट आप लिख लीजिएगा, इसलिए कि अगर सीटेट पूछता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट से क्या मतलब है, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, तो आप यहाँ से कर पाए। मेमोरी भी इसी में आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी इसमें ही आता है, अटेंशन भी इसमें ही आता है। तो जो भी संज्ञान से रिलेटेड है वो सब इसमें आता है, संज्ञानात्मक विकास में, अटेंशन। ठीक है, तो यहाँ से हो गया ये आपका संज्ञानात्मक विकास के बारे में। आगे हम जानते हैं जीन पियाजे के बारे में। तो डॉक्टर जीन पियाजे जो थे वो 1896 से 1980 तक थे। ये एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे और मूल रूप से एक प्राणी विज्ञान के विद्वान थे। हम यहाँ पे जीन पियाजे के बारे में थोड़ा सा इसलिए जान लेते हैं ताकि हमको उससे रिलेटेड चीजें याद रहे। हालांकि ये आपसे क्वेश्चन में पूछेगा नहीं, लेकिन अगर आप जान लेंगे तो अगर क्वेश्चन किसी तरीके से आपसे घुमा के पूछे तो आप उससे परिचित रहें। उनके कार्यों ने उन्हें एक मनोवैज्ञानिक के रूप में प्रसिद्धि दिलवाई थी। पियाजे ने फ्रांस के, ये देखिए इंपॉर्टेंट बात है, कि बिने के साथ मिलकर कई वर्षों तक कार्य किए थे। पियाजे ने बुद्धि के विषय में अपना तर्क दिया कि जो बुद्धि होती है वो जन्मजात नहीं होती है, और इससे पूर्व जो प्रचलित कारक था कि बुद्धि जन्मजात होती है का खंडन किया। जैसे जैसे उनका कहना था कि बालक जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे उसका कार्य जो है कार्य या क्षेत्र भी बढ़ता है और बुद्धि का विकास भी संभव होता है। वो जन्मजात नहीं होती है, वो धीरे धीरे अपने उम्र के हिसाब से बढ़ता है। अलग अलग उम्र में अलग अलग ज्ञान उसे मिलता है, ऐसा जीन पियाजे का कहना था। तो प्रारंभ में बच्चा जो है केवल सरल संपत्तियों को ही सीखता है। जैसे जैसे उसका अनुभव बढ़ता है बुद्धि का विकास होता है, आयु बढ़ती है, वैसे वैसे वह जटिल संपत्तियों को भी सीखता है। यानी कि वो पहले आसान चीजों को सीख रहा था तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो वहीं पे अटका रहेगा, वो तो अपनी उम्र के साथ उसके आगे बढ़ता जाएगा, ऐसा जीन पियाजे मानते हैं।
वातावरण एवं क्रियाओं का योगदान सीखने या अधिगम में महत्वपूर्ण होता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो वातावरण है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, कि अगर उसको अच्छा वातावरण मिल रहा है तो उससे उसके सीखने पे असर जरूर पड़ेगा, अगर उसको नेगेटिव वातावरण मिला है तो उसके सीखने पे गलत प्रभाव पड़ेगा ही। पियाजे यह भी कहते थे कि सीखना कोई यांत्रिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक बौद्धिक प्रक्रिया होती है। सीखना एक संपत्ति निर्माण करना होता है और निर्माण करने की यह प्रक्रिया सरल से कठिन की ओर चलती है। यानी कि सबसे पहले आप ए सीखेंगे, उसके बाद ही आप एप्पल सीख पाएंगे। ये इनके कहने का मतलब कि पहले सरल से कठिन की ओर आप सीखते हैं, कठिन से सरल नहीं सीखते हैं, यह इनका कहना था। पहले जब बालक का अनुभव होता है, उसकी आयु भी कम होती है, तो वह सरल अवधारणाओं या संपत्तियों को ही सीख सकते हैं। जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है तो उसका अनुभव भी बढ़ता है और उसकी बुद्धि जटिल संपत्तियों का निर्माण करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले बच्चा कोई ए सीखेगा, उसके बाद ए फॉर एप्पल वो सीख पाएगा। बालक की सत्य के बारे में चिंतन करने की शक्ति परिपक्वता स्तर और अनुभवों की अंतः क्रिया पर निर्भर करती है तथा निर्धारित होता है। इसलिए मनोवैज्ञानिक ने इसे अंतः क्रियावादी विचारधारा का नाम दिया है और कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे संप्रत्य निर्माण का सिद्धांत भी कहा है। ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता दे रही हूँ ताकि अगर यहाँ से आपसे क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछता है इससे रिलेटेड तो आपको समझ में आए और आगे के क्वेश्चन आप इससे रिलेट करके सॉल्व कर सके। तो जीन पियाजे क्या थे? एक स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। सर्वप्रथम जो है संज्ञानात्मक पक्ष का क्रमबद्ध वैज्ञानिक अध्ययन इन्होंने ही किया था। संज्ञान प्रणाली का वह व्यापक और स्थायी ज्ञान है जिसे वह वातावरण, उद्दीपक, जगत या जगत के माध्यम से ग्रहण करता है। संज्ञान के अंतर्गत अवधान, स्मरण, देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि संज्ञान के अंतर्गत क्या क्या आता है? स्मरण, चिंतन, कल्पना, अधिगम, वर्गीकरण, समस्या समाधान, निरीक्षण, संप्रत्यकरण। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। जीन पियाजे जो थे संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इसलिए जीन पियाजे को क्या कहा जाता है? विकासात्मक मनोवैज्ञानिक का जनक माना जाता है। विकासात्मक मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत शुरू से अंत तक अर्थात गर्भावस्था से वृद्ध अवस्था तक अध्ययन किया जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत कहां से कहां तक अध्ययन होता है? गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक। नेक्स्ट है विकास का प्रारंभ कब से होता है? तो विकास का प्रारंभ होता है गर्भावस्था से। संज्ञान विकास शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। संज्ञान का विकास कब से होता है? तो ये शैशवावस्था से होता है। तो यहाँ दोनों बातों में अंतर है कि विकास का प्रारंभ कब होता है? गर्भावस्था से, लेकिन संज्ञान का विकास कब होता है? शैशवावस्था से। प्रारंभ होकर कब तक चलता है? जीवन पर्यंत चलता है। बालकों में बुद्धि का विकास जो है किस प्रकार से होता है, यह जानने के लिए उन्होंने अपने स्वयं के बच्चे को अपनी खोज का विषय बनाया। पियाजे के इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप उन्होंने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसे पियाजे के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पियाजे के अनुसार बालक में जो है बुद्धि का विकास उनके जन्म के साथ जुड़ा हुआ है और आगे वो निरंतर बढ़ता रहता है। प्रत्येक बालक अपने जन्म के समय कुछ जन्मजात प्रवृत्तियों एवं सहज क्रियाओं को रोकने संबंधी योग्यताओं जैसे कि चूसना, देखना, वस्तुओं को पकड़ना, वस्तुओं तक पहुंचना आदि को लेकर पैदा होता है। परंतु जैसे जैसे बालक बड़ा होता है उसकी बॉडी क्रियाओं के द्वारा दायरा बढ़ जाता है और वह बुद्धिमान बनता जाता है। कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी क्रियाएं बदलती जाती हैं, ऐसा जीन पियाजे ने बताया। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर सीटेट पूछ लेता है इससे रिलेटेड वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि मैं साथ साथ में आपको ये बताते चलूं। हालांकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो मैं आपको आगे कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि पहले अभी हम यहाँ पे थियोरी को अच्छे से समझ लेते हैं। तो जैसे पियाजे का क्या मानना था कि पियाजे के अनुसार बच्चों का जो चिंतन है वो वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। तो पियाजे हमेशा मानते थे कि जो भी बच्चा है उसका और जो भी एक वयस्क है उसका जो चिंतन है वो मात्रा जो है वो बराबर होती है, लेकिन जो प्रकार होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि वयस्कों के पास 50 तरह के चिंतन है, तो बच्चों के पास भी उतनी ही चिंतन है, उतनी ही बातें वो सोच रहे हैं कि मैं यहाँ खेलने जाऊं या नहीं, मैं ये करूंगा तो मुझे डांट पड़ जाएगी, ये करूंगा तो मैं कहीं फेल ना हो जाऊं। इस तरीके से उनके जो चिंतन है वो उसकी जो मात्रा है वो वयस्कों से कम नहीं है, बराबर है, लेकिन प्रकार अलग है। क्योंकि बच्चों अलग चीजों को लेकर टेंशन में होंगे या सोचेंगे और बड़े अलग तरह के टेंशन में होंगे या अलग चीजों के बारे में सोच रहे होंगे। तो यहाँ से अगर ऑप्शन देखें कि आप किस तरीके से
तो पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है, यानी कि प्रकार में भिन्न होता है बजाय की मात्रा के, क्योंकि मात्रा में तो बराबर होता है, प्रकार में भिन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर ये जो सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो भी आप यहाँ से मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। और आगे भी मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगी तो वहां से भी आपका और एक दो बार में क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से पियाजे की थियोरी के बारे में समझे तो पियाजे की थियोरी के कितने स्टेज हैं? 4 स्टेज हैं। द सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल, यानी कि SPCF, ये 4 स्टेज हैं पियाजे के। और कॉग्निटिव प्रोसेस में क्या क्या है? तो वो है स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम। तो आगे हम इस कॉग्निटिव प्रोसेस के बारे में और स्टेजेस के बारे में पढ़ते हैं। तो स्कीमा क्या होता है? स्कीमा होता है एक ऐसी मानसिक संरचना जिसके सामान्यीकरण किया जा सके, स्कीमा होता है। मेंटल मॉडल टू रिप्रेजेंट द वर्ल्ड। तो अगर मैं आपको सरल शब्दों में कहूँ स्कीमा क्या है, तो ये जैसे कि एक स्कीमा है, ये मेंटल स्ट्रक्चर है, मेंटल स्ट्रक्चर है स्कीमा, यानी कि पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पे ही सारी इंफॉर्मेशन आपकी होगी। तो पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन स्कीमा को कहा गया है। और स्कीमा किससे रिलेटेड है? स्कीमा पियाजे से रिलेटेड है। यहाँ पे ऑर्गेनाइज है क्या? स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पे जितनी भी नॉलेज है उसके स्ट्रक्चर को स्कीमा कहा जाता है। ऐसा मतलब अगर आप और सरल शब्दों में समझे तो स्कीमा ज्ञान का एक संगठित रूप है। और इसके बारे में बताया किसने है? तो इसके बारे में बताया पियाजे ने है। आगे हम पढ़ते हैं कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के पद, तो स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और जो आपने अभी यहाँ पे प्रोसेस कॉग्निटिव, यहाँ पे मैंने बताया था ना कॉग्निटिव प्रोसेस क्या है, तो उसके बारे में अगर हम यहाँ देखते हैं तो अनुकूलन की बात हुई थी ना, एडाप्टेशन, यानी कि पियाजे के अनुसार बच्चे ने अपने वातावरण के साथ समायोजन की प्रवृत्ति जो होती है वो जन्मजात होती है। बच्चे की इस प्रवृत्ति को अनुकूलन कहा जाता है। पियाजे के अनुसार बालक अपने प्रारंभिक जीवन से, माफ कीजिएगा ये अपने कर लीजिएगा, अपने प्रारंभिक जीवन से ही अनुकूलन करने लगता है। जब कोई बच्चा वातावरण में किसी उद्दीपक परिस्थितियों के सामने होता है उस समय उसकी विभिन्न मानसिक क्रियाएं अलग अलग कार्य न करके एक साथ संगठित होकर कार्य करती हैं और क्या अर्जित करती हैं? ज्ञान अर्जित करती हैं। यही क्रिया हमेशा मानसिक स्तर पर चलती है। वातावरण के साथ मनुष्य का जो संबंध होता है उस संबंध को संगठन आंतरिक रूप से प्रभावित करता है, और जबकि अनुकूलन जो है वो बाहरी रूप से प्रभावित करता है। पियाजे ने अनुकूलन की प्रक्रिया को अधिक महत्वपूर्ण माना है। तो अगर हम यहाँ से बात करते हैं कि एडाप्टेशन मतलब होता है अनुकूलन, और इसी अनुकूलन से ही अलग होता है क्या? हमारा एसिमिलेशन, यानी कि आत्मसात, और एकोमोडेशन यानी कि समायोजन। तो इसमें जो सबसे ज्यादा अगर मैं यहाँ से आपको समझाऊं कि हाँ, यहाँ पे पियाजे के अनुकूलन की संपूर्ण प्रक्रिया जो है 2 उप प्रक्रियाओं में बांटा गया है। कौन कौन सा है? ये एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, यानी कि आत्मसातकरण या समायोजन। तो सबसे पहले अगर यहाँ से इक्विलिब्रेशन यानी कि संतुलन के बारे में पियाजे ने बात किया है, तो यहाँ से हमारा जो अलग होता है वो है एडाप्टेशन और क्या है? ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसी भी ज्ञान का जो भी संगठन है वो यहाँ से हम अलग कर सकते हैं। तो यहाँ एडाप्टेशन से 2 चीजें और अलग होती हैं, वो है एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। तो एसिमिलेशन मतलब होता है आत्मसात और एकोमोडेशन मतलब होता है समायोजन। तो एसिमिलेशन में क्या होता है? इसमें होता है कि आपके पास कोई नॉलेज है और उसके आगे और नॉलेज ऐड करना, यानी कि ऐड प्लस क्या ऐड करना? न्यू इन्फॉर्मेशन। न्यू इन्फो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रही हूँ। जैसे कि जो भी आपकी प्रीवियस नॉलेज है उसमें कुछ ऐड करना, वो आपका होगा एसिमिलेशन में। समायोजन में क्या आता है कि जो कि प्रीवियस नॉलेज है उसको चेंज करना पड़ जाए, तो चेंज प्रीवियस नॉलेज को, जो आपके पास पहले से जो नॉलेज है उसे बदल देना, पूरी तरीके से चेंज करना प्रीवियस नॉलेज को। हाँ, यहाँ से करिए आप प्रीवियस
नॉलेज जो है उसे चेंज करना, प्रीवियस नॉलेज को चेंज करना पड़े, वो आएगा आपका एकोमोडेशन में। या प्रीवियस नॉलेज को मैनिपुलेट करना, मैनिपुलेशन, या एडजस्ट करना, या फिर मॉडिफाई करना। जैसे कि अगर आपको कार चलाना आता है और आपने मान लीजिए कि आपने पेट्रोल कार चलाई है, तो इलेक्ट्रॉनिक कार जो होगी उसमें आपको कुछ ज्यादा अंतर तो होगा नहीं, वहां से आपको प्रीवियस नॉलेज में थोड़ा सा चेंज करके यानी कि मॉडिफाई करना पड़ेगा और आपको इलेक्ट्रिक कार भी चलाने आ जाएगी। तो ये आपका आएगा एकोमोडेशन में, जो कि यहाँ से मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझा पा रही हूँ और आप समझ भी रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं हम। तो आत्मसात के बारे में मैंने आपको बताया कि पियाजे के शब्द में नए अनुभव का आत्मसात करण करने के लिए अनुभव के स्वरूप में परिवर्तन लाना पड़ता है, जिससे वह पुराने अनुभव के साथ मिलजुल कर संज्ञान में एक नए ढांचे को पैदा करना पड़ता है। इसे बालक के नए अनुभवों में परिवर्तन होता है। मैंने आपको अभी ऊपर इसके बारे में बताया है। समायोजन यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूर्व में सीखी योजना का मानसिक प्रक्रियाओं में काम न चलने पर समंजन के लिए की जाती है। पियाजे कहते हैं कि बालक आत्मसातकरण और सामंजस्य की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। तो ये मैंने आपको ऊपर यहाँ पे एक तरीके से समझा दिया है अलग करके, तो आपको यहाँ से पूरा अलग से समझने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आपका क्लियर हो चुका है। फिर यहाँ पे जो है कि संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी है, तो अभी आपको बताया था मैंने कि इसमें 4 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। तो 4 स्टेजेस हैं यहाँ पे। कौन कौन से? एस, पी, सी और एफ। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। सेंसरी मोटर में कब से कब तक है? तो बर्थ से कब तक? 2 ईयर तक। प्री ऑपरेशनल में 2 से 7 और कंक्रीट में 7 से 11 और फॉर्मल में जो है एडोलेसेंस से लेके एडल्टहुड तक। ये आपके स्टेजेस हैं। किसके? पियाजे के 4 स्टेजेस। तो संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय गतिक अवस्था, जिसे कि सेंसरी मोटर स्टेज कहा गया। आप हमेशा जब सीटेट के पेपर को सॉल्व करिएगा तो उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों देखते हुए करिए। अगर आपको किसी की हिंदी नहीं समझ में आ रही है तो उसके इंग्लिश में क्वेश्चन समझ लीजिएगा, इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है तो हिंदी में समझ लीजिएगा, क्योंकि पूरी तरीके से आप हिंदी में भी क्वेश्चन सॉल्व सीटेट के नहीं कर पाएंगे। तो सेंसरी मोटर स्टेज में क्या है? यह संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था है। यह अवस्था कब से? जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था तक चलती है। जन्म के समय बालक केवल सरल क्रियाएं ही करता है। बच्चा इस अवस्था में किससे? ज्ञानेंद्रियों की सहायता से वस्तुओं की ध्वनि, रसों का गंध आदि का अनुभव करता है और इस सरल क्रियाओं को ही पियाजे सहज स्कीमा कहते हैं। इन्हीं अनुभूतियों की पुनरावृत्ति के कारण बच्चा संज्ञानात्मक आत्मसात व समंजन की प्रक्रिया शुरू करता है। जब उसे परिवेश में उपस्थित उद्दीपकों का पता चलता है तो बच्चा अपनी इंद्रियों द्वारा इनका प्राथमिक अनुभव करता है। तो आप यहाँ से जो सबसे पहली चीज सीखिए, वो जो आपको याद रखना है, वो अगर सेंसरी मोटर स्टेज में, सेंसरी मोटर स्टेज ये कब से कब तक का है? तो इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके क्वेश्चन आएंगे, वो 0 to 2 ईयर होता है पियाजे का सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें बच्चा किससे सीखता है? तो सेंसेस से, जैसे कि आपका नाम से पता चल रहा है, सेंसेस से यहाँ सीख रहा है और मोटर एक्टिविटी से सीख रहा है। काम करके जो भी क्रियाएं हैं उनसे वो सीख रहा है, एक्टिविटीज। और इसमें कहा गया है कि जो सेंसेस हैं वही टीचर्स है। तो सेंसेस आर टीचर्स। 5 सेंसेस का प्रयोग करके समझना और उससे कुछ भी आपका बनाना। ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी वस्तु स्थायित्व जो है वो इसी में आएगा। ये क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, यहीं पर है। और लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस इसी में, कि जैसे आप अगर बच्चे के साथ खेल रहे हैं तो कोई चीज आपने छुपा ली, तो उसको पहले तो जब वो बहुत छोटा था उसको समझ में नहीं आएगा, आपने उसको लगेगा कि आप भाई कह दिए कि ये देखो ये चिड़िया ले गया और आपने पीछे छुपा लिया, तो उसको बच्चे को जब वो छोटा है तो उसको लगेगा हाँ भाई चिड़िया ले गई। लेकिन जब वो थोड़ा सा बड़ा होगा यानी कि 18 से 24 मंथ के बीच में आएगा तो उसको ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाएगा। वस्तु स्थायित्व, आपने कोई चीज वहां पे रखी है और वहां तक बच्चा जा रहा है, उस सामान को लेके आ जाएगा, ऑब्जेक्ट परमानेंस है।
तो जो अगर क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस किस स्टेज में आता है, तो वो भी सेंसरी मोटर स्टेज में आएगा, और ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो भी इसी में आएगा। और पियाजे सबसे बड़ी बात ये मानते थे कि डेवलपमेंट जो है वो लर्निंग से होगी, ऐसा पियाजे का मानना था। फिर इसमें और एक चीज आती है, वो है डिफर्ड इमिटेशन, यानी विलंबित अनुकरण। एक्शन की बाद में नकल करना, कि जैसे बच्चे ने देखा कि पापा दाढ़ी बना रहे हैं, तो वो बाद में हो सकता है कि कुछ टाइम बाद वो वही अकेले है, उसने उठाया अपना शेव करने लग गया अकेले में, तो ये हो जाएगा कि डिफर्ड इमिटेशन। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, क्योंकि ये अलग अलग तरीके से पूछ सकता है कि जैसे डिफर्ड इमिटेशन कौन से स्टेज में होता है, यानी कि विलंबित अनुकरण, तो ये भी आपका इसी स्टेज में आएगा। वन वर्ड स्टेज, इसी में बच्चा मामा काका कुका ये सब कहने लगता है, इसलिए इसको वन वर्ड स्टेज भी कहा गया है। और गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, यानी कि दिशा निर्देशित व्यवहार जो है वो भी इसी में होगा। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर यानी कि दिशा निर्देशित व्यवहार, दिशा निर्देशित व्यवहार भी जो है बच्चा ये इसी सेंसरी मोटर स्टेज में करेगा, कि एक सामान रखा है और उसकी तरफ वो दौड़ता हुआ जाके उठा लेगा बिना भूले कि उसने कहाँ देखा था, ये इसी स्टेज में बच्चा सीख लेगा। तो जो भी चीजें हैं जैसे कि ऑब्जेक्ट परमानेंस, वो भी इसको इसमें ही आएगा। लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस वो भी सेंसरी मोटर स्टेज में आएगा। डिफर्ड इमिटेशन यानी कि नकल भी वो इसी स्टेज में करेगा। वन वर्ड स्टेज भी है ये, और गोल डायरेक्टेड बिहेवियर में। तो ये जो 5-6 चीज मैंने आपको लिखवाई है, इन्हीं से क्वेश्चन आता है, तो आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा एक रफली, ताकि आपको याद रहे। फिर आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज मतलब कि पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, पूर्व सक्रिय या सक्रियात्मक अवस्था। ये कब से कब तक है, तो ये 2 से 7 साल तक का होता है स्टेज। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की यह द्वितीय अवस्था है। पूर्व सक्रिय अवस्था जिसे वह बच्चे की 2 वर्ष से 7 वर्ष की अवस्था तक मानते हैं। इस अवस्था को वह 2 उप अवस्थाओं में भी विभाजित करते हैं। इस अवस्था में बच्चे के निम्न प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। कौन कौन सा? बच्चा अपने आसपास की वस्तुओं और प्राणियों व शब्दों में संबंध स्थापित करना सीख जाते हैं। बच्चा प्रायः खेल व अनुकरण द्वारा सीखते हैं। पियाजे कहते हैं कि इस अवस्था में 4 वर्ष तक के बच्चे निर्जीव वस्तुओं और सजीव वस्तुओं के रूप में को समझते हैं। क्या कहते हैं पियाजे? कि इस अवस्था में 4 वर्ष तक के बच्चे जो है निर्जीव वस्तुओं को सजीव वस्तुओं के रूप में समझते हैं। इनके कहने का मतलब है कि जैसे बच्चा अगर गिर गया और वो रो रहा है, तो आप क्या करते हैं? आप उसी नीचे जमीन को मारने लगेंगे और बोलेंगे कि लो मैंने इसको मार दिया और तुम्हारा बदला पूरा हो गया। बच्चे को लगेगा हाँ ठीक है, इसको मार दिया, इसको भी दर्द हुआ, और वो रोना चुप कर जाएगा। तो इस तरीके से वो जो भी सजीव चीजों को निर्जीव चीजों को है वो सजीव समझ रहा होता है। कब तक? इस अवस्था में। तो जो इसमें 2 अवस्थाएं प्री ऑपरेशनल की बांटी गई हैं, देखिए यहाँ पे मैं लिख दूं कि प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है इसमें 2 स्टेजेस बांट दी गई हैं। पहला क्या है? प्री कंसेप्चुअल स्टेज, और दूसरा क्या है? इंशुएटिव स्टेज। यानी कि ये होता है पूर्व संप्रत्यात्मक और ये होता है अंतर्दर्शी। ठीक है, 2 स्टेजेस होते हैं। ये है यहाँ मैं लिख दूं, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। पूर्व संप्रत्यात्मक और दूसरा है अंतर्दर्शी। तो ये 2 स्टेजेस हैं। पहला जो स्टेज इसमें है वो 2 से 4 साल का है, और ये दूसरा वाला 4 से 7 साल का है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि समझा देते हैं आपको, तो यहाँ पे जो स्टेजेस हैं वो 2 स्टेजेस हैं। एक हो गया आपका पूर्व
संप्रत्यात्मक और दूसरा है अंतर्दर्शी। ठीक है, तो ये कब से कब तक है? 2 से 4 साल, और ये है आपका 4 से 7 साल। तो इसमें क्या है कि इसमें अनुकरण करेगा बच्चा इस स्टेज में। दूसरा ईगोसेंट्रिज्म इसी स्टेज में आता है। ईगोसेंट्रिज्म यानी कि बच्चा खुद को ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता है, जिसे हम कहते हैं हिंदी में अहम केंद्रिता। तो क्वेश्चन जो इसमें पूछता है वो इस तरीके से पूछता है कि ईगोसेंट्रिज्म किस स्टेज में है? तो आप पूर्व संप्रत्यात्मक या फिर प्री ऑपरेशनल, जो भी आपके ऑप्शन में होगा दोनों में से, वो आप टिक कर देंगे। और इसी स्टेज में बच्चा जो है एनिमिज्म भी समझता है, यानी कि जीववाद। जीववाद का क्या मतलब है? यानी कि बच्चा निर्जीव चीजों को भी सजीव समझ रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था एक बच्चे के रोने पे जो भी करते हैं बड़े, कि नीचे फर्श को मार के बोलेंगे कि लो मैंने इसको मार दिया, इसने तुम्हें मारा था, ऐसे करके। तो बच्चा उसको सोचता है कि हाँ भाई उसे भी चोट लग गई है। फिर आपका अंतर्दर्शी जो ये सेकंड स्टेज है, इसमें क्या होता है? ये क्वेश्चनिंग स्टेज हो जाता है कि बच्चे इस स्टेज में बहुत सवाल करने लग जाते हैं। अगर उन्होंने कुछ देखा तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे करेंगे। फिर इसमें एक और आता है कि इस स्टेज में आके ट्रांसडक्टिव रीजनिंग शुरू कर देते हैं बच्चे, यानी कि इसमें रीजनिंग शुरू हो जाता है। किस तरह का कि रीजनिंग है उनके पास, कि ऐसा नहीं ऐसा हो जाएगा, रीजनिंग है बट लॉजिक नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। और इसी स्टेज में आपका आ जाता है इरिवर्सिबिलिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि सीटेट में बहुत बार पूछा गया, और इस बार भी आपका क्वेश्चन जरूर आएगा। माफ कीजिएगा, इरिवर्सिबिलिटी, BILITY, इरिवर्सिबिलिटी। यानी कि जैसे कि पानी से बर्फ, आप वो पानी आपने दिया करके कटोरी में, उसने फ्रिज में रख दिया, फ्रीजर में बर्फ जम गया, ये उसको समझ में आ जाएगा कि पानी से बर्फ बनना उसको समझ में तो आ जाएगा, लेकिन बर्फ से भी पानी बन जाएगा यह वो अभी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि आपको उसके पास रीजनिंग है, लॉजिक नहीं है, तो उसको इरिवर्सिबिलिटी अभी समझ में नहीं आएगी। ये आपको पता होना चाहिए कि आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि कौन से एज में इरिवर्सिबिलिटी होती है, तो आप टिक करेंगे प्री ऑपरेशनल या फिर इनिशिएटिव स्टेज, यानी कि अंतर्दर्शी। आपको ऑप्शन में एक ही मिलेगा, या तो प्री ऑपरेशनल या तो अंतर्दर्शी। तो आपको दोनों याद रखना है कि इसी स्टेज में जो है इरिवर्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं तो आता है आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये कब से कब तक का है? तो ये 7 से 11 वर्ष का होता है, जिसे कि हम मूर्त सक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो ये जिन पियाजे के अनुसार यह अवस्था लगभग 7 से 11 वर्ष तक होती है। इससे पहले वाली अवस्था को पूर्व सक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते थे। अब बच्चा पहली वाली अवस्था से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है, और फिर क्या होता है कि अभी तक जहां वह अपने आप को ही दुनिया का केंद्र समझता था, वह अब थोड़ा सामाजिक और सोशल होने लगता है। इस अवस्था को स्कूल एज या गैंग एज भी कहते हैं। और यहाँ से स्कूल 2-3 वर्ष के बाद ही स्टार्ट हो जाती है, परंतु जीन पियाजे के अनुसार 6 से 7 वर्ष तक की उम्र में स्कूल जाने की सही उम्र मानी जाती है। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था का अर्थ क्या होता है कि अब बच्चा उन चीजों और वस्तुओं के बारे में समझता है जो उसके सामने है, जिन्हें वह देख सकता है, महसूस कर सकता है, छू सकता है, और वह इन वस्तुओं के लिए लॉजिक लगा पाता है। इससे पहले वह केवल एक बार में एक ही चीज पर फोकस कर पाता था, जैसे कि पानी से बर्फ समझ पाता था, लेकिन बर्फ से पानी हो जाएगा वो नहीं समझ पाता था। अब जैसे यहाँ पे हम देखें कि वह 5+4 उसको 9 समझता था, परंतु 5+2+2 = 9 यह नहीं समझता था। परंतु अब इस अवस्था में यह समझने लगेगा कि जो अगर 5+4 = 9 है, तो 5+2+2 यानी कि ये भी तो 4 ही है, तो बराबर 9 ही होगा। ये इस अवस्था में आके समझेगा। यानी कि यहाँ से आपका क्या क्या शुरू हो जाता है? तो यहाँ से आपका लॉजिक यानी कि तर्क शुरू हो जाता है, और यहाँ से कंक्रीट चीजों को समझना, जैसे कि यहाँ पे स्टेज से भी कंक्रीट का मतलब होता है मूर्त, जिसको कि आप टच या फील कर सकते हैं, उन सब चीजों को ही समझने लगता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे स्टार्ट होता है वो होता है
यहाँ से मैं न्यू स्लाइड से समझाती हूँ आपको। यहाँ से जो शुरू होता है ना वो हो जाता है कि कंजर्वेशन का गुण, कंजर्वेशन का गुण स्टार्ट हो जाता है इस स्टेज में। किसमें? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि शेप और साइज के चेंज होने पर क्वालिटी चेंज नहीं होती है। यानी कि मान लीजिए कि एक पानी है इसमें, जैसे कि नहीं, यहाँ पे आप इसको चौड़ा बनाइए, इसको थोड़ा सा, कि अगर ये एक चौड़ा सा मग है और ये पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है, और यही पानी आप इसमें डाल देंगे जो कि सेम क्वांटिटी का होगा, इसमें भी वही पानी आपने पलट दिया, ये भी 200 ml का है मान लीजिए, और ये भी 200 ml का है, तो उस बच्चे को क्या लगेगा कि ये बड़ा है तो भाई इसमें ज्यादा पानी है, ये छोटा है भले वो 200 ml का, ये भी 200 ml का, तो उसको अभी ये समझ में नहीं आएगा, उसको ये समझ में आएगा कि ये बड़ा है तो इसमें पानी ज्यादा है। तो ये हो जाएगा आपका कंजर्वेशन का गुण। फिर क्लासिफिकेशन भी इसी में होता है, वर्गीकरण, यानी कि विशेषताओं के आधार पर अलग करना, वो इस स्टेज में आ जाएगा कि जितने, मान लीजिए सर्कल सर्कल है उसको उसने एक साथ रख दिया, स्क्वायर को उसने एक साथ रख दिया, ट्रायंगल एक साथ कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका क्लासिफिकेशन, यानी कि विशेषता के आधार पर उसने अलग कर दिया है कि सर्कल को सर्कल के साथ रखेगा और स्क्वायर को स्क्वायर के साथ रखेगा। तो यहाँ से क्या क्या आपका कंक्रीट में आता है, तो यहाँ पे लॉजिक स्टार्ट हो जाता है, लॉजिक बिगिंस हो जाता है, यानी कि तर्क की शुरुआत हो जाता है आपका इसमें। और फिर क्या होता है, और इसमें कंक्रीट चीजों को समझने लगते हैं, कंक्रीट यानी कि मूर्त चीजों को जिसे कि टच एंड फील कर सकते हैं उसको समझने लगते हैं, कंजर्वेशन का गुण आ जाता है और क्लासिफिकेशन इन्हें समझ में आता है। तो ये हो गया आपका थर्ड स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। आगे बढ़ते हैं हम, तो आगे हमारा कौन सा है, हाँ यहाँ पे एग्जांपल देखिए मैंने दिया हुआ है कि इससे पहले वाली अवस्था में यदि बच्चे को उसकी पसंद की कोई चीज जैसे जूस, आइसक्रीम दो अलग अलग शेप या साइज के बर्तनों में दी जाए तो वह वही लगेगा कि उसे बड़ी या लंबी दिखाई देगी, परंतु अब इस स्टेज में इसे क्या होगा कि समझ में आ जाएगा कि दोनों बर्तनों में ही बराबर मात्रा में वस्तु है और वह कोई भी ले लेगा। इसका एक और उदाहरण, दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में जब नोट के बदले सिक्के दिए जाते हैं तो यदि बच्चा पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में है, 2 से 6 वर्ष में है, तो उसे नोट कम लगेगा और सिक्के ज्यादा लगेंगे, जबकि सक्रियात्मक अवस्था में क्या होगा, यानी कि 7 से 11 वर्ष में उसे समझ में आ जाएगा कि 10 के नोट के बदले ही 10 के सिक्के दिए जाते हैं जो कि बराबर है। तो आपको यहाँ से मैंने जो समझाया था इसमें शायद मैंने एक बात गलत बोल दी है, आप उसको करेक्ट कर लीजिए कि बच्चा किसमें प्री ऑपरेशनल स्टेज में उसमें ये कंजर्वेशन का गुण नहीं होगा, लेकिन कंक्रीट ऑपरेशनल में उसको कंजर्वेशन का गुण होगा। तो इसे 200 ml है, ये 200 ml है, तो वो समझ जाएगा कि इसमें बराबर पानी है, लेकिन प्री ऑपरेशनल में उसको समझ में आएगा कि इसमें बराबर पानी नहीं है, इस वाले में बड़े वाले में ज्यादा पानी है। तो यहाँ से आपका अभी दो एग्जाम्पल से मैंने क्लियर कर दिया। फिर आपका आता है स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल, यानी कि औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। ये कब से होता है, 11 से ऊपर, 11 या 12 से ऊपर, जो भी ऑप्शन में हमेशा एक मिलेगा आपको। तो इसमें क्या होता है, इसमें अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग शुरू हो जाती है, यानी कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की चतुर्थ व अंतिम अवस्था की विशेषता निम्न प्रकार की है। संज्ञानात्मक विकास की यह अंतिम अवस्था है जो 12 वर्ष से प्रारंभ होकर 15 वर्ष तक चलती है। मूल रूप से यह अवस्था तार्किक चिंतन की अवस्था है, अर्थात इस अवस्था में बालक अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त स्वयं के विकार के संबंध में विचार करने में समर्थ हो जाता है। इस अवस्था में बालक में अमूर्त और वैज्ञानिक ढंग से सोचने की क्षमता विकसित हो जाती है, उसका चिंतन अधिक लचीला और प्रभावी हो जाता है। और क्या होता है कि साथ ही चिंतन में क्रमबद्धता स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। इस अवस्था में बालक परिकल्पित समस्याओं को भी सामना करने लगता है। धीरे धीरे बालक में विवेक, रचनात्मक चिंतन तथा पृथक्करण की योग्यता निकल आती है। तो यहाँ पे जो आपका स्टार्ट होता है वो क्या है कि अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यहाँ से स्टार्ट होता है, किसमें, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। और हाइपोथेटिकल रीजनिंग जो होता है वो भी इसी में स्टार्ट होता है। अच्छा, अब अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होता है, तो जो आइडिया में है, जैसे
टच फील नहीं कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जो आप दिमाग में सोच रहे हैं उसको बिना टच और फील किए उस चीजों को समझ रहे हैं, वो आपका आएगा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो आपका आ जाता है इसमें स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल में। तो यहाँ से मैं पियाजे का एक बार आपको फिर से अगर रिवाइज करा दूं तो कितने स्टेजेस हैं, 4 हैं। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। सेंसरी मोटर में क्या है, सेंसरी मोटर में आपका आता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ऑब्जेक्ट परमानेंस और लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस भी इसी में आता है सेंसरी मोटर स्टेज में, जिसमें बच्चा सेंसेस और मोटर एक्टिविटी से सीख रहा है, डिफर्ड इमिटेशन कर रहा है, यानी कि बाद में वो अपने किसी देखी हुई चीज का अपने बड़ों के नकल कर रहा है। वन वर्ड स्टेज भी हम इसी को कहते हैं। फिर अगर दूसरा हम देखते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 तरह की अवस्थाओं में बांट दिया गया है, पूर्व संप्रत्यात्मक और अंतर्दर्शी। पूर्व संप्रत्यात्मक 2 से 4 वर्ष है और अंतर्दर्शी 4 से 7 वर्ष है। इसी में अनुकरण आता है आपका, ईगोसेंट्रिज्म भी आता है, अहम केंद्रिता, यानी कि बच्चा स्वयं को ही सब कुछ समझता है। एनिमिज्म मतलब जीववाद, वो निर्जीव चीजों को भी सजीव समझता है कि निर्जीव चीजों को भी चोट लगती है, ये उसे ऐसा महसूस होता है। और अंतर्दर्शी क्वेश्चनिंग होती है, यानी कि प्रश्न सबसे ज्यादा बच्चे के यहीं से शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे वो रीजनिंग लगा पाता है लेकिन उसके लिए लॉजिक नहीं लगा पाता। इरिवर्सिबिलिटी उसको समझ में नहीं आती, यानी कि पानी से बर्फ उसको समझ में आता है लेकिन बर्फ से पानी उसे समझ में नहीं आता है। फिर आपका आता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 है। इसमें बच्चे का लॉजिक जो है स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि यहाँ से आपको बताया मैंने कि प्री ऑपरेशनल में 5 + 4 = 9 उसको समझ में आता है, लेकिन 5 + 2 + 2 9 उसे समझ में नहीं आता था, लेकिन कंक्रीट ऑपरेशनल में उसको समझ में आने लगेगा। जैसे कि प्री ऑपरेशनल में उसको ये समझ में नहीं आता था कि ये दोनों ही 200 ml है, तो दोनों में ही जो भी पानी या जूस है वो बराबर है। लेकिन आपका कंक्रीट ऑपरेशनल में उसको समझ में आएगा कि ये 200 ml का है तो और ये भी 200 ml का है, तो दोनों में बराबर जूस है। तो यहाँ से एक अंतर आपको समझ में आएगा, कंजर्वेशन का गुण आपको इसमें कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है बच्चे में। और यहाँ से और क्या समझ में आता है कि विशेषताओं के आधार पर अलग करना भी इसी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में स्टार्ट हो जाता है। फिर इसके बाद जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, इसमें आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग शुरू हो जाती है, यानी कि जो कि आपके आइडिया में है, जिसे आप टच या फील भी नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में भी बच्चे को समझ में आ रहा है। तो ये आज की बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी थी जीन पियाजे की, क्योंकि इससे 3 से 4 क्वेश्चन सीटेट में आते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और आप आगे भी इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगे की जो मैं थ्योरी कराने वाली हूँ वो लेव वाइगोस्की की थ्योरी है, तो इस थ्योरी से आगे आप जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप इससे रिलेटेड और भी कुछ जानकारी जानना चाहते हैं या मुझसे जो भी कुछ छूट गया हो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।